नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम लोग पुनः सामाजिक विज्ञान में अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और इसके पहले हम लोग ने चैप्टर 1 में कुछ टॉपिक कवर किए थे संसाधन से संबंधित। आज हम लोग अध्याय 2 में वन एवं जीव संसाधन से संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसमें वनस्पति से संबंधित और जीव जंतुओं से संबंधित जो भी हमारे पास संसाधन है जिनका हम उपयोग करते हैं या जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग आज डिटेल से कुछ बातें करेंगे। क्योंकि भारत में ये देखा गया है कि ढेर सारी वनस्पतियां हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, लाखों प्रजातियां यहाँ पे हैं। और विश्व की समस्त जितनी भी जैव उपजातियां हैं उनका लगभग 8%, यदि उसको हम संख्या में देखते हैं तो लगभग 16 लाख प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। और ये जो अलग अलग वनस्पतियां हैं या प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, ये हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में इतने जुड़े हुए हैं जिससे हम संबंधित है, लेकिन आज तक हमको इनकी जानकारी नहीं हुई है और ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं ये भी हम नहीं जान पाए। तो इसी के बारे में हम लोग आज कुछ बातें पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर होनी है कि बहुत सारे ऐसे स्तनधारी हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। अनेक उपजातियां हैं ऐसी जो लुप्त हो रही हैं और उनके लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है या मानव के कारण से उनके जो भी रहने के निवास हैं उनको हम नष्ट कर रहे हैं। अब जिसमें चीता है, गुलाबी सिर वाली बतख है, पहाड़ी कोयल, पंजाबी चित्तीदार उल्लू है ना, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पौधे भी शामिल हैं जो कि लुप्त हो रहे हैं। यदि हम भारत में बड़े प्राणियों के स्तनधारियों की संख्याओं को देखते हैं कितनी जातियां हैं, तो लगभग स्तनधारियों की 79 जातियां हैं और पक्षियों की 44 ऐसी जातियां, जो सरीसृप हैं उनकी 15 ऐसी जातियां हैं और 1500 पादप जातियां हैं, ये भी विलुप्त होने की कगार में आ गई हैं। और इसके कारण से पर्यावरण को संतुलित करने में बहुत ही अधिक समय लगेगा। अब लुप्त होते हुए कौन कौन से वन हैं जो कि नष्ट हो रहे हैं या समाप्त हो रहे हैं? क्योंकि होता क्या है कि भारत में बड़े पैमाने पे वनों की कटाई हो रही है और इसके साथ साथ ये चिंता का विषय है कि जो भारत देश में कुल क्षेत्रफल है उसका जो वन है वो मात्र 24.1% है, 24.01% है। और इसमें जो सघन वन है वो 12.24% हैं। जो खुले हुए क्षेत्र हैं वो लगभग केवल 8 या 9% हैं। मैनग्रोव जो वनस्पति है वो 0.14% ही है। और इस प्रकार अलग अलग संगठनों में मांग भी बढ़ गई कि कितनी तेजी से हम इसका वृक्षारोपण का कार्य कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी सामान्य जातियां भी हैं, जैसे पशु तो ही हैं नष्ट होने की श्रेणी में, साथ में साल, चीड़, कृंतक, इस तरह के वन और वनस्पतियां हैं। और इनमें जो कमी आई है, संकटग्रस्त जातियां हैं जिनकी संख्या में कमी हो रही है, उसमें कौन कौन सी संख्या है ये भी आपको पता है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडे, शेर पूंछ वाला बंदर और इसमें मणिपुरी हिरन, कुछ ऐसी ही जातियां हैं जो कि नष्ट हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं, क्योंकि इनके पर्यावरण को खतरा पैदा हो रहा है। और कुछ सुभेद्य जातियां हैं। अब ये जातियां, इनका ह्रास यदि इसी क्रम से रहा तो ये सुभेद्य जातियां संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाती हैं। जो अभी तक हम सुरक्षित जिनको मान रहे थे उनमें नीली भेड़, एशियाई हाथी,
गंगा नदी की डॉल्फिन, ये प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा कुछ दुर्लभ जातियां भी हैं और इनकी संख्या बहुत कम है और ये भी धीरे धीरे संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ रहे हैं। कुछ स्थानिक जातियां जो अलग अलग जगह दिखाई देती हैं और उनमें से जो अंडमानी निकोबार द्वीप समूह में वहाँ पे कुछ टील हैं, निकोबारी कबूतर हैं, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन, ये भी कुछ स्थानिक जातियां हैं जो कि लुप्त हो रही हैं। खास करके उपजातियों में एशियाई जो चीता है और गुलाबी सिर वाली बतख है, ये भी जो है शामिल है लुप्त होने वाली प्रजाति में। इसके अलावा और भी यदि आगे हम लोग देखते हैं तो अब ये जो वनस्पति है या जीव जंतु हैं, ये इसकी ह्रास के कारण क्या है? क्या कारण है कि ये दुर्लभ प्रजातियां जो हमारे पास हैं ये संकटग्रस्त हो गई हैं और ये लुप्त होने वाली हैं? तो इसके लिए मेन जो कारण है कि हमें वनों से और वन्य जीवन से बहुत सारे जो लाभ हो रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, उनमें भी हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जब वनों को हम नुकसान पहुंचाएंगे, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी लकड़ी काट करके लाएंगे, छाल पत्ते रबड़ दवाइयाँ भोजन ईंधन चारा खाद ये सब कुछ जब प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? वन्य जीवन को नुकसान पहुंचेगा। बहुत सारे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि प्रारंभ काल से रेलवे लाइन बिछाने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए और इसके अलावा वाणिज्य व्यापार कार्य करने के लिए खनन क्रियाओं में वृद्धि तेजी से हुई और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? वन्य संसाधनों का तेजी से कटाव कार्य शुरू हो गया और फिर भारत में वन सर्वेक्षण किया गया 1951 और 1980 के बीच में, तो लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है वो कृषि भाग में परिवर्तित कर लिया गया। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है भारत का, पूर्व का भाग है और मध्य भारत का क्षेत्र है, वहाँ पे झूम खेती होने लगी। तो जब झूम खेती होने लगी तो क्या होगा? वहाँ पे स्लैश और बर्न खेती के चलते, है ना, स्लैश और बर्न का मतलब जंगलों को साफ करना, जंगलों को जला देना और फिर उस हिसाब से वहाँ पे चराई कराना और वनों को हटा करके खेती करना। ये कार्य शुरू हुआ तो वन अपने आप नष्ट होने लगे। और इसके अलावा एकल वृक्ष जातियों का बड़े पैमाने पे रोपण किया गया, जिससे पेड़ों की दूसरी प्रजाति भी खत्म होने लगी। और नदी घाटी परियोजनाएं जब से शुरू हुई 1992 से, नदी घाटी परियोजनाओं के कारण लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को साफ करना पड़ा, हटाना पड़ा, है ना। नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जो आसपास का जलमग्न क्षेत्र हो जाता था वो नहीं हुआ। खनन की कार्य किया गया, इससे भी वनों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। जो बक्सा टाइगर रिजर्व क्षेत्र था पश्चिम बंगाल में, वहां पे डोलोमाइट का खनन कार्य किया गया, जिससे भी वो टाइगर रिजर्व क्षेत्र खतरे में आ गया। तो कुल मिला के हमको इतना ये निश्चित पता चला कि बहुत सारी हमारे देश में हैं जो लुप्त होती प्रजातियां हैं और लुप्त होते वन हैं, और यदि हम जल्दी ही नहीं ध्यान रख पाए तो ये जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, विशेष रूप से अक्सर एग्जाम में आता है, हिमालयन यव पर संकट। आखिर ये क्या चीज है? हिमालयन यव है क्या? तो ये चीड़ के प्रकार का, एक चीड़ जो लकड़ी होती है उसके प्रकार का एक सदाबहार वन है जिसको हम हिमालयन वन यव कहते हैं, और ये औषधीय पौधा है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। पेड़ की पत्तियां, छाल, टहनियां, जड़ों और इन सब में टकसोल नाम का एक रसायन निकाला जाता है। इससे कैंसर के रोगियों को का इलाज किया जाता है। तो ये कितना ही जरूरी वृक्ष है यव, और विश्व में सर्वाधिक बिकने वाली जो कैंसर औषधि है इसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका कटान से, इतने ज्यादा दोहन से इस पे खतरा उत्पन्न हो गया है ना। हजारों वृक्ष सूख गए हैं,
तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और वन्य जीवों के आवास का जो विनाश है, जंगली जानवरों को मारना, आखेट करना, पर्यावरण प्रदूषण फैलाना, है ना, जंगलों में आग लग जाना, इन सब से यही इसका योगदान है कि जंगली जनजातियां हमारी नष्ट हो रही हैं, वनस्पति हमारी नष्ट हो रही हैं, प्राकृतिक संसाधनों का आसमान बंटवारा हो गया। और एक अमेरिकी नागरिक के औसत संसाधन उपयोग के लिए देखते हैं हम कि एक सोमाली नागरिक का औसत उपयोग 40 गुना ज्यादा होता है। भारत में 5% जो धनी लोग होते हैं वो 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और ये चीज ध्यान में रखने की जिम्मेदारी होती है। तो लेकिन उनके फिर वो उतने वन लगाएं कैसे, उनको संरक्षित कैसे करें, इसकी कोई जिम्मेदारी वो नहीं लेते हैं। ये सभी चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं, वनों को हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाएं। और कई बार तो अनेक जो संसाधन इकट्ठा करने के लिए जो जंगली जनजातियां लोग हैं उनको 10-10 किलोमीटर तक अधिक पैदल चलना पड़ता है, समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। वन कटाई से क्या परिणाम होते हैं, सूखा हो गया, बाढ़ आ गई, है ना, और क्या हो गया, और ये गरीबों को ज्यादा प्रभावित करती हैं। गरीबी है, पर्यावरण है, निम्नीकरण है, इसका सीधा परिणाम होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम वनों का संरक्षण करें। इसी में एक चीज और हमारे सामने आती है, टाइगर प्रोजेक्ट, जिसको हम बाघ परियोजना के नाम से जानते हैं। और बाघ परियोजना क्या है, मुख्य रूप से यहाँ पे वनों में निवास करने वाली ये जीव जंतु की जो प्रजाति है ये नष्ट होने की कगार में है। 1973 में ये बाघों की जो अनुमानित संख्या थी 55,000 थी, जो घटकर के केवल कितनी रह गई, 1827, 1827 रह गई। और बाघ की खाल और हड्डियों की तस्करी के लिए उसका शिकार किया गया। उसके जो आवासीय स्थल थे वो खत्म होने लगे, सिकुड़ने लगे। जंगली उपजातियों की संख्या भी इसमें कम हो गई और इस प्रकार जो है बाघों की संख्या घट गई एशियाई देशों में। और ये देश में क्या होने लगा, शिकार करना, चोरी, गैर कानूनी व्यापार इनका किया जाने लगा। अब प्रोजेक्ट टाइगर जो है विश्व की अनेक बेहतरीन परियोजनाओं में शामिल है। अब इसके बारे में और डिटेल देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई टाइगर परियोजना की, 1973 में। और शुरू में क्या हुई, काफी सफलता हुई। 1985 में ये 4002 और उसके बाद 1999 में आसपास 89 में ये कितनी हो गई, 4334 हो गई। लेकिन 1993 में इनकी संख्या घट करके 3600 रह गई। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत में जो ढेर सारा क्षेत्र है वहां पे केवल 39 बाघ रिजर्व केंद्र है। और इसका प्रयास कोई भी न सरकार ढंग से कर रही है और न इन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है, न संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व केंद्र और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व केंद्र ऐसे हैं जहां पे बाघ परियोजनाओं का उदाहरण है। और यहाँ पे बाघों को हम लोग सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। तो आज हम लोगों ने कई टॉपिक को कवर किया और आप भी इन सभी का डिटेल लिख लीजिएगा और इसको प्रॉपर चेक कराते रहिएगा, क्योंकि अब सितंबर में आप लोगों के एग्जाम होने हैं। जिनके पास बुक्स नहीं हैं उन बुक्स की व्यवस्था भी आप लोग कर लीजिएगा और अपने नोट्स चेक करा लीजिएगा, जिससे समय से आपकी परीक्षाएं हो सकें। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब